नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये टैगलाइन तो आपको याद होगी। रिलायंस ने आज कुछ ऐसा ही दोबारा कर दिखाया है। मुकेश अंबानी ने आज रिलायंस की 40वीं एजीएम में ऐलानों की झड़ी लगा दी, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान था मुफ्त में जियो स्मार्टफोन, वो भी कुछ ऐसे फीचर्स के साथ कि अच्छे खासे स्मार्टफोन भी शर्मा जाए। ये रिपोर्ट देखिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन प्रेजेंटिंग द जियो फोन। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रिलायंस की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसका इंतजार सबको था। मुफ्त में जियो स्मार्टफोन, फ्री डेटा और कॉलिंग के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्मार्टफोन लॉन्च कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनने के इरादे। Today, I am delighted to announce that the Jio phone will be available to all Indians for an effective price of ₹0. कहने को तो जियो फोन मुफ्त होगा, लेकिन 1,500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ, जो 3 साल बाद वापस हो जाएगी। जियो फोन कस्टमर्स को धन धनाधन ऑफर्स के तहत 153 रुपए में अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। फोन की प्री बुकिंग 24 अगस्त से की जा सकेगी और आपके हाथ में फोन सितंबर तक आ जाएगा। खैर, अंदाजा तो सभी ने लगाया था कि इसमें स्मार्टफोन जैसे कुछ फीचर्स भी होंगे, लेकिन मामला अंदाजे से कुछ ज्यादा ही आगे का निकला। So let's have some music. How about something patriotic? Again, let me use voice command. जियो म्यूजिक पे वंदे मातरम सुनाओ। इसके अलावा रिलायंस ने आपके टीवी को मोबाइल से जोड़ दिया है। इसके लिए आपको 309 रुपए का प्लान लेना होगा और मोबाइल से अपने टीवी को जोड़ सकते हैं। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो मुफ्त फोन के अलावा एक और खुशखबरी उनके शेयर धारकों के लिए रही। मुकेश अंबानी ने एक के बदले एक बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा बोनस इशू है। रिलायंस ने 12 साल पहले बोनस शेयर जारी किया था। इसके अलावा शेयर धारकों को 13 रुपए का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया गया। I had committed to you last year that we would reward shareholders at the completion of our investment cycle. This is our 40th year, and all of you have heard Dhirubhai's voice in this auditorium after 15 years. Your board has decided to recommend a bonus issue of 1:1 share that is 1 bonus share for every share that you own. This is the largest bonus issue ever by any company in India so far. तो रिलायंस के एजीएम में कुछ भावुक पल भी आए। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सफलता को अपने पिता और फाउंडर धीरू भाई अंबानी को समर्पित किया। इसके बाद मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन भी भावुक हो गई। These 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani.
all through this 40 years, I am grateful to my mother, Srimati Kokilaben, who is present with us here today. Thank you. हमारे संवाददाता अनुराग शाह ने बिरला मातोश्री, जहां पर रिलायंस की एजीएम होती है, वहां पर कुछ शेयरधारकों से भी बात की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 40वीं एजीएम के अंदर कस्टमर से लेके जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए बौछार हुई है। सर, आप कितने सालों से रिलायंस के शेयर होल्डर हैं और आज जो एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जो ऐलान किए हैं उससे कितना खुश है? मैं छोटा था तो मेरे पिताजी की ये देन है मुझे, और तब से आज तक हमको रिलायंस ने सिर्फ दिया ही दिया है, कुछ गंवाया नहीं है, और 40 साल से ही हम इसके शेयर होल्डर हैं। लेकिन आज जो जियो फोन का अनाउंसमेंट हुआ है, इतना कम रेट में जो फ़ोन है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा कंपनी की बैलेंस शीट पे? क्योंकि 1500 रुपये का फ़ोन है और वो भी 3 साल बाद उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। कंपनी के जो करता हरता है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी जानकारी रखते हैं, और जो भी किया होगा ये कोई खिस्से से देने वाले है ही नहीं, बराबर है, कुछ उनको लाभ होने वाला ही है इसके अंदर। गुजराती में कहते हैं लाड़ियों लाभ वगैरह लोड़े नहीं, इनको लाभ होना है तो ही ये देंगे, और साथ में दूसरा शेयर होकर लाभ करा के देने वाले हैं। सर, आज जो 1:1 बोनस का भी ऐलान किया है तो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से रिलायंस को उम्मीद थी कि भाई बोनस मिले, लेकिन अभी शेयर 1:1 बोनस दिया है, बहुत अच्छा दिया है बोनस। और कौन से, जैसे अब आज पूरी जो एजीएम थी, जियो पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था, जियो फ़ोन लॉन्च हुआ, जियो फ़ोन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दी, तो कौन से और दूसरे वर्टिकल भी है जहाँ पे आपको लगता है कि और अच्छा काम करने की ज़रूरत है? नहीं, फील्ड तो बहुत है, अभी जियो से शुरू किया है, अभी आगे देखे किस में देता है। अच्छा है, जियो जो लॉन्च करके दिया है इसमें 3 साल के लिए 1500 रुपये, तो अच्छा ही है, इसमें कोई नहीं बेनिफिट उनको है तो उनको भी बेनिफिट है ही, नहीं है ऐसा नहीं है, दोनों को बेनिफिट है। और जो इस साल रिटर्न काफ़ी अच्छा मिला है रिलायंस के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ 7-8 साल के अंदर इतना रिटर्न नहीं दिया था, और इस साल काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। सर, जो इस साल ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, उससे आप खुश हैं? खुश है। बोनस भी मिल गया इस बार, एक पे एक मिल गया, बोनस मिल गया, तो आगे चल के और क्या उम्मीदें देखते हैं? बोनस मिला इसलिए सब लोग सब खुश है, काफ़ी सालों बाद मिला है, बोनस मिला है इसके लिए। और डेफिनेटली इससे आज तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इससे उम्मीद से ज़्यादा दिया है। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डर जो हमारे साथ थे रिलायंस की 40वीं एजीएम से, शेयर होल्डर काफ़ी खुश है कि काफ़ी सालों बाद जो 1:1 का बोनस दिया गया है, और बोनस से उनके चेहरों पे मुस्कान है, और जिस तरह से आगे का गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक दिया है, तो उससे शेयर होल्डर काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि गोइंग फॉरवर्ड भी जो उनको रिटर्न मिलेगा कंपनी से वो अच्छा रहेगा। और अनुराग शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। तो अनुराग, आप कुछ शेयर धारकों से बात कर रहे थे बिरला मातोश्री में, जो एजीएम अटेंड करने आए थे। तो एक बात तो तय है कि मुकेश अंबानी ने एक बार फिर जैकपॉट यहां लोगों के लिए खोल दिया है, एक और धमाका जियो की तरफ से, जियो फोन और उसके बाद 1/1 का बोनस। क्या कहें, जो इनके शेयर धारक हैं या जो इनके कंज्यूमर हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी विन विन सिचुएशन है। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने बहुत सारे शेयर होल्डर से बात करी, उनका यही कहना है कि जिस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं जियो के जरिए, या फिर जो न्यू बिजनेसेस पे फोकस होएगा, आज मुकेश अंबानी ने साफ साफ कहा कि उनका जो जियो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जेविल है, और इस तरह से रिलायंस रिटेल का उन्होंने 30% पर ईयर का एक ग्रोथ टारगेट दिया है। इसके अलावा जो न्यू बिजनेसेस है उस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का काफ़ी फोकस रहेगा। तो उसको देखते हुए जो शेयर धारक है कि कॉन्फिडेंट है, और आज एक सौगात मिली है 1:1 की, जो सरप्राइजिंगली थी शेयर होल्डर्स के लिए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आज 1:1 बोनस का उनको सौगात मिलेगी, और ये 8-9 साल बाद शेयरधारकों को बोनस मिला है। और अगर हम पिछले 6-8 महीने का प्रदर्शन देखें तो इसमें भी काफ़ी बेहतर रिटर्न मिला है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो विन विन सिचुएशन रही है शेयर होल्डर्स के लिए भी। और जो नया फ़ोन लॉन्च किया है जियो फ़ोन, जो 1500 रुपये में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी है, हालांकि मुकेश अंबानी ने तो कहा है कि उसकी कीमत 0 है, क्योंकि 3 साल बाद वापस आपको पैसा रिफंड हो जाएगा।
तो इसको भी काफ़ी बड़ी स्ट्रेटजी के तौर पे मान रहे हैं। और एक चीज़ उन्होंने साफ साफ कही है कि जो 50 करोड़ फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं जो 2G फ़ोन पे यूज़ करते हैं वो उसको कैटर कर रहे हैं, और उसमें से अगर एक बड़ा चंक भी उनके पास आ जाता है तो जियो फोन का जो मकसद है वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ये है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर देश के अंदर जो 4G यूजर्स है वो 2G यूजर्स से ज्यादा होने चाहिए। शुक्रिया अनुराग आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। एयर इंडिया की बिक्री को लेकर इस वक्त वित्त मंत्रालय में एक अहम मीटिंग चल रही है। इस बैठक की अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। बैठक में एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू के अलावा एविएशन सेक्रेटरी RS चौबे और एयर इंडिया के CMD अश्विनी लोहानी भी शामिल हैं। एयर इंडिया में विनिवेश प्रक्रिया पर एविएशन सेक्रेटरी एक प्रेजेंटेशन देंगे, जिसके बाद कमेटी विनिवेश प्रक्रिया पर फैसला लेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली एयर इंडिया में विनिवेश को लेकर बनी कमेटी के अध्यक्ष हैं और एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। आलोक प्रियदर्शी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ है। तो आलोक, सरकार तो पहले ही मंजूर कर चुकी है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस मीटिंग में क्या हो रहा है और क्या कोई अहम फैसला लिया जा सकता है इस मीटिंग में? देखिए, ये आज की जो बैठक है एक प्रिलिमिनरी बैठक है और कैबिनेट में इन प्रिंसिपल एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट का अप्रूवल दिया गया था और ये कहा गया था जो ग्रुप बनाया जाएगा वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में और तमाम जिसमें मंत्री और मंत्री हैं, तो ये तमाम लोग एयर इंडिया के विनिवेश प्रक्रिया को लेकर आने वाले दिनों में फैसला लेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इस प्रक्रिया को खत्म करने की बात की जा रही है और जो बैठकें आने वाले दिनों में होने वाली हैं उसमें कई सारे मसलों पर फैसला लेना रहा है कि जो आज की बैठक हो रही है इसमें जो एविएशन सेक्रेटरी हैं RN चौबे वो एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि एयर इंडिया की क्या खासियत है, क्या स्ट्रेंथ है और कहां पर एयर इंडिया बेहतर कर रही है। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा। लेकिन जो आने वाले दिनों में जो कमिटी है, ग्रुप है, उसकी बैठकें होंगी, उसमें अगर खास तौर से बात करें तो जो अनसस्टेनेबल डेट है, जो एयर इंडिया के ऊपर करीब 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, उसको किस तरह से खत्म किया जाए उसके बारे में चर्चा होगी। जो जानकारी है कि करीब 15,000 करोड़ एयर इंडिया का जो कैरियर्स हैं, जो फ्लाइट्स हैं, उसको बेच के जुटाया जा सकता है। साथ ही साथ जो लैंड्स हैं उन सबको बेच के करीब कहें तो 25,000 करोड़ के आसपास सरकार के पास बन जाएगा। लेकिन 25,000 करोड़ का डेट किस तरह से राइट ऑफ किया जाना है, इसको लेकर बैठकों के जो आने वाले दिनों में बहुत शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। जी बिजनेस के GST कॉन्क्लेव में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भी एयर इंडिया पर अपनी बात रखी। गोयल ने कहा कि एक दौर ऐसा भी था जब एयर इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तब की सरकारों ने कहीं गड़बड़ी की, जिसका नतीजा है कि एयर इंडिया का विनिवेश करना पड़ रहा है। तो एयर इंडिया बिगड़ रही है, खराब कर रही है, तो उसके साथ साथ और भी इंस्टेंसेस। सो प्राइवेट सेक्टर डजंट हैव एनी मोनोपोली ऑन सक्सेस और मोनोपोली ऑन गुड बिजनेस प्रैक्टिसेस. There are more private sector failures than government failures. Certainly, we believe कि सरकार को हर एक बिजनेस नहीं चलाना चाहिए. एयर इंडिया भी एक जमाने में प्रॉफिट करती थी. उसका इतिहास मुझे लगता है इस रूम में कई लोगों को पता होगा कि किस पीरियड में एयर इंडिया प्रॉफिट से लॉस में कवर हुई. आप में से कई लोगों को ध्यान आएगा किस पीरियड में और किन कारणों से. क्या वो 100 से अधिक विमान खरीदे गए, 40,000 करोड़ का डेट बर्डन एयर इंडिया पे आया जो सर्विस नहीं कर पाए, क्या जो विमान खरीदे उसका दाम सही था कि नहीं था. कई प्रश्न चिन्ह हैं और उन प्रश्न चिन्हों में जाएं तो सामने आएगी बात और उनकी गाथा कि क्या हुआ उनके साथ. लेकिन हमारी सरकार ने अपना फोकस भविष्य पे रखा है. वी डोंट बिलीव कि पूरे टाइम इतिहास में ही रोते रहो. इतिहास रिपीट ना हो उसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है. उधर जी बिजनेस के GST कॉन्क्लेव में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा कि एयर इंडिया को चलाने के नाम पर सरकार फिजूल खर्ची नहीं कर सकती. एयर इंडिया के ऑपरेशन में लगने वाला पैसा गरीबों और किसानों की भलाई में लगाया जा सकता है. अब आप और एक ऐसे टीम का हिस्सा है जो कि और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है, जो आज से शायद 5 साल पहले या पिछली सरकार में भी कोई सोच नहीं सकता था. वो है एयर इंडिया का निजीकरण. मतलब 5 साल पहले अगर इसकी बात भी होती थी तो देश में भूचाला जाता था कि एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो जाएगी, नेशनल कैरियर, क्राउनिंग ज्वेल. तो इस पर आपके व्यू क्या है, सरकार का रोड मैप क्या है? आज कल खबर भी आई थी कि टाटाज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, इंडिगो पहले ही कह चुका है. ये कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा? बिकॉज जिस एयर इंडिया का भविष्य जिस कमेटी में तय होने वाला है
उस कमेटी के 3 लोगों में मैं सदस्य हूँ, इसलिए तो मैं आपके सामने तो व्यू बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर एक चीज आप ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट इज ए फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट बिजनेसमैन नहीं है। और जहां गवर्नमेंट बिजनेस चालू कर देती है उसमें हम गोल्ड माइन को भी घाटे में कर देते हैं। जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो गवर्नमेंट का काम नहीं है सब कुछ करना। अब 50,000 करोड़ का लॉस है। ये 50,000 करोड़ अगर हम देश के किसानों के खेत को पानी देते हैं, गरीबों के लिए मकान देते हैं, गांव में रोड बना देते हैं देहात के में, तो कितना देश का कल्याण होता। 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए गए। और मैं ये मानता हूँ क्यों खरीदी किए गए। मैं जब स्कूल में 11वीं में पढ़ता था तो नागपुर से मुंबई ट्रंक कॉल करता था तो 66 रुपये लगते थे। अब मैं 40 पैसे में बात करता हूँ। मैं उस समय एयरप्लेन से जाता था तो टिकट 7,000 रुपये तक जाता था, अब मैं 2,200 रुपये में जाता हूँ। अगर मुझे एक सरकारी एयरलाइन से अच्छी सर्विस कम पैसे में मिल रही है तो सरकार में जनता के बजट का पैसा डालकर हवाई जहाज खरीदी करके एयरपोर्ट चलाने की जरूरत क्या है। जहां सरकार सेवा नहीं दे सकती वहां सरकार जाए, जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से काम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ये फजूल खर्ची जो है ये रोकनी होगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने कहा है कि फिलहाल टेलीकॉम सेक्टर के लिए फ्लोर प्राइस तय करने का समय नहीं आया है। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से मुलाकात के बाद कहा कि अभी फ्लोर प्राइस तय करने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सभी टेलीकॉम कंपनियों के बीच सहमति है। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान आइडिया ने फ्लोर प्राइस तय करने की मांग की, जबकि जियो ने इसे कंपटीशन के खिलाफ बताया। The consensus or the at the end of the meeting was that for the time being, as of now, we don't need to pursue the idea of fixing a floor price. And then when the, things again get discussed in future, then we will, who knows the future, but as of now, we have decided not to pursue this part. So we will not be having any further discussion or consultation on this issue. तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक और बुरी खबर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने ऑडिट में पाया है कि कंपनियों ने वित्त वर्ष 2011 से 2015 के दौरान कम आय दिखाई है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 कंपनियों ने कम रेवेन्यू दिखाया है। इन कंपनियों में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, आरकॉम और एसएसटीएल शामिल हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इन कंपनियों ने 61,064 करोड़ रुपए की कम आय दिखाई। सीएजी का कहना है कि इससे सरकार स्पेक्ट्रम चार्ज और लाइसेंस फीस के तौर पर 7,698 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सीएजी के मुताबिक प्रमोशनल स्कीम्स की वजह से इन कंपनियों ने कम आय दिखाई है। और रेलवे के बारे में एक आंख खोलने वाली खबर। रेल में सफर के दौरान मिलने वाला खाना आपको बीमार बना सकता है। जी हां, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे में मिलने वाला फूड इंसानों के खाने लायक नहीं है। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना करने के बाद रेलवे की केटरिंग सर्विस पर बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। खाने के इर्द गिर्द मक्खी और चूहे, बेवरेजेस में गंदे पानी का इस्तेमाल, इंसानों के लायक नहीं ये खाना। रेलवे के खाने पर गंभीर सवाल। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रेलवे के जिस खाने को रोजाना हजारों लोग खाते हैं उसके बारे में उठेगा। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट ने रेलवे में मिलने वाले खाने पर गंभीर सवाल उठा दिए। सीएजी रिपोर्ट में यहां तक कह दिया गया है कि रेलवे में परोसे जाने वाला खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। भारतीय रेलवे की कैटरिंग सर्विस पर सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेनों और स्टेशनों पर परोसी जा रही चीजें प्रदूषित हैं। डिब्बा बंद और बोतल बंद चीजों को उनके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए तयशुदा टाइम पीरियड के गुजर जाने के बावजूद बेचा जा रहा है। इसके अलावा स्टेशन पर अनऑथोराइज्ड ब्रांड की पानी की बोतलें बेची जा रही हैं। ऑडिट में यह भी पाया गया कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। इसके अलावा ट्रेन में बिक रही चीजों का बिल न दिए जाने और फूड क्वालिटी में कई तरह की खामियां पाई गई हैं। सीएजी और रेलवे की ज्वाइंट टीम ने 74 स्टेशनों और 80 ट्रेनों का मुआयना किया। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि बेवरेजेस को तैयार करने के लिए नल से सीधे मिलावटी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कूड़ेदान ढके नहीं थे और उनकी नियमित सफाई भी नहीं हो रही थी।
खाने की चीजों को मक्खी, कीड़ों और धूल से बचाने के लिए उन्हें ढककर नहीं रखा जा रहा था। इसके अलावा ट्रेनों में चूहे, कॉकरोच पाए गए। सीएजी के मुआयने के दौरान किसी भी ट्रेन में वेटर और कैटरिंग मैनेजरों के पास बेची जाने वाली चीजों से जुड़ा मेन्यू और रेट कार्ड नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा है कि खाने की चीजें तयशुदा से कम मात्रा में बेची जा रही थी। इस बात का भी जिक्र है कि रेलवे स्टेशन में ओपन मार्केट की तुलना में ज्यादा कीमत पर चीजें बेची जा रही थी। इन तमाम खामियों के लिए ऑडिट रिपोर्ट में रेलवे में बार बार बदलती कैटरिंग पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी में बार बार बदलाव करने से यात्रियों को कैटरिंग सर्विस मुहैया कराने वाले मैनेजमेंट पर अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेल प्रशासन जरूरी बेस किचन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे के 7 जोन्स में कैटरिंग सर्विस के लिए प्रावधानों का ब्लूप्रिंट ही नहीं तैयार किया गया। साफ है, सीएजी की रिपोर्ट के बाद रेलवे को खाने की सर्विस को लेकर आमूल-चूल बदलाव करने की जरूरत है। समीर दीक्षित, जी मीडिया। और रेलवे की केटरिंग पर सीएजी की रिपोर्ट पेश किए जाने और उसमें गंभीर सवाल खड़ा किए जाने के बाद जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने रेलवे के मेंबर टूरिज्म एंड केटरिंग से बात की। सीएजी ने पार्लियामेंट में रेलवे को लेकर एक रिपोर्ट टेबल करी है और उसमें कैटरिंग के बदतर हालत की तरफ अपना जिक्र किया है, लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जबकि इस रिपोर्ट को अगर देखें तो स्थिति काफ़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही कैटरिंग को लेकर। क्या वाकई में ऐसा है और रेलवे का इस पर क्या मानना है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं संजीव गर्ग जी, एडिशनल मेंबर टूरिज्म एंड कैटरिंग। सर, सीएजी ने जो रिपोर्ट आज टेबल करी है उसमें कैटरिंग को लेकर जो बातें कही हैं कि खाना अनहाइजीनिक है, सही तरीके से रखा नहीं जाता है, क्वालिटी काफ़ी सब स्टैंडर्ड है। सवाल सीधा ये है कि क्या आप इस तरीके की शिकायतों से, ये जो कहा जा रहा है, इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नज़र आती है? ऐसा है कि जो सीएजी की रिपोर्ट है वो आज पार्लियामेंट में टेबल हुई है। अच्छा। अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो इस पे मैं डायरेक्टली टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी फरवरी 2017 में माननीय रेल मंत्री ने एक नई केटरिंग पॉलिसी अनाउंस की थी, जिसमें कि हमने केटरिंग सर्विसेज को अनबंडल किया है और उसके तहत हम लगभग 100 बेस किचन पूरे भारतीय रेल नेटवर्क पे सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट पीपीपी के बेसिस पे लगाए जाएंगे और वहाँ पे अच्छा, पौष्टिक, स्वादिष्ट और गर्म खाना बनाकर ट्रेनों में चढ़ाया जाएगा और ट्रेन्स में हम एक सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करेंगे जो कि पैसेंजर्स तक उस खाने को पहुंचाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब क्योंकि हमने एक नई पॉलिसी अनबंडलिंग की शुरू की है, जिसमें कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट हम इन बेस किचन्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे क्वालिटी ऑफ केटरिंग में डेफिनेटली विजिबल इंप्रूवमेंट आएगा। उधर पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया ने 1000 मेगावाट पवन ऊर्जा के लिए विंड डेवलपर्स के साथ पीपीए साइन किया है। पीटीसी इंडिया ने मित्रा एनर्जी, ग्रीन इंफ्रा, आइनॉक्स विंड, ऑस्ट्रो कच्छ विंड, अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियों के साथ करार किया है। ये करार पहली विंड ऑक्शन स्कीम के तहत किया गया है। आपको बता दें कि पीटीसी इंडिया ने कई बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के साथ विंड पावर के लिए करार किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को 450 मेगावाट, झारखंड और बिहार को 200 मेगावाट और दिल्ली को 100 मेगावाट बिजली मिलेगी। As regards the monthly auctions of wind, we would like to see more and more auctions, both of solar, of wind. I'm personally trying to see if we can do 100 projects of waste to energy in the country. And our effort is to scale up all of these modes of energy so that pricing can be made more competitive. जर्मन लग्जरी कार मेकर मर्सिडीज ने AMG GLC 43 कूपे को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस कार की एक शोरूम कीमत 74,80,000 रुपए होगी। ये कार महज 4.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। मर्सिडीज AMG GLC 43 कूपे में 3 लीटर V6 बायो टर्बो पेट्रोल इंजन लगा है जो 367 HP की पावर देता है। कार में मर्सिडीज सेलेक्ट ड्राइविंग मोड दिया गया है, जिसमें इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और इंडिविजुअल शामिल है। कार में 19 इंच अलॉय व्हील, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, LED टेल लाइट, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए।
तो फिलहाल न्यूज़ 4 में खबरें बस इतनी। नमस्कार।